क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से बीज से एक विशाल पेड़ कैसे बन जाता है, या एक नन्ही कोशिका कैसे पूरे इंसान में बदल जाती है? इन सब के पीछे एक अदृश्य जादूगर होता है और उसका नाम है डीएनए। सोचिए, डीएनए एक बहुत ही पुरानी और जादुई किताब है जो हर जीव के अंदर छिपी हुई है। यह किताब इतनी खास है कि इसमें उस जीव के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी लिखी होती है, जैसे उसकी आंखें किस रंग की होंगी, उसकी नाक कैसी दिखेगी, या वह कितना लंबा होगा। यह सिर्फ बाहर की बनावट ही नहीं बताती, बल्कि यह भी बताती है कि उसके शरीर के अंदर छोटे छोटे हिस्से, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं, कैसे काम करेंगे। यह किताब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। जब एक माता पिता से बच्चा होता है तो इस किताब की कुछ पन्ने माता पिता से बच्चे में चले जाते हैं। इसीलिए बच्चों में अपने माता पिता के गुण दिखते हैं। जैसे अगर पिताजी की आवाज थोड़ी भारी है तो हो सकता है बच्चे की आवाज भी वैसी ही हो। यह सब इस डीएनए नाम की जादुई किताब की वजह से होता है। लेकिन यह किताब सिर्फ जानकारी ही नहीं देती, बल्कि यह शरीर को चलाने का ब्लूप्रिंट भी है। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए एक नक्शा होता है, वैसे ही हमारा शरीर कैसे बनेगा और कैसे काम करेगा, यह सब डीएनए के अंदर लिखा होता है। अगर डीएनए में कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो कभी कभी चीजें वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए, और कभी कभी यह बीमारियों का कारण भी बन सकता है। वैज्ञानिक आज भी इस अद्भुत किताब को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वे इसके रहस्यों को खोलकर यह जानना चाहते हैं कि बीमारियां क्यों होती हैं और कैसे उन्हें ठीक किया जा सके। डीएनए ही वह धागा है जो हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है और हमारे भविष्य की नींव रखता है। यह एक अद्भुत कहानी है जो हर कोशिका में हर पल लिखी जा रही है। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़ी इमारत बना रहे हैं। उस इमारत की सबसे छोटी ईंट क्या होगी? एक ईंट, है ना? ठीक वैसे ही हमारा शरीर या किसी भी जीवित चीज का शरीर, चाहे वह एक छोटा सा पौधा हो या एक विशाल हाथी, बहुत छोटी छोटी जीवित ईंटों से मिलकर बना होता है। इन छोटी छोटी जीवित ईंटों को ही कोशिका, सेल कहते हैं। ये कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि हम इन्हें अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन इन छोटी सी कोशिकाओं के अंदर ही जीवन की सारी गतिविधियां होती हैं। कोशिका क्या काम करती है? कोशिकाएं हमारे शरीर में बहुत सारे महत्वपूर्ण काम करती हैं। संरचना और आधार, जैसे एक इमारत को ईंटें सहारा देती हैं, वैसे ही कोशिकाएं हमारे शरीर को एक निश्चित आकार और संरचना देती हैं। ऊर्जा का उत्पादन, कोशिकाएं हमारे शरीर के लिए ऊर्जा बनाती है, जिससे हम चल पाते हैं, सोच पाते हैं और सारे काम कर पाते हैं। वृद्धि और विकास, जब नई कोशिकाएं बनती हैं तो हमारा शरीर बढ़ता है और विकसित होता है। कार्यक्षमता, हर कोशिका का अपना एक खास काम होता है। जैसे कुछ कोशिकाएं हमारी आंखों को देखने में मदद करती हैं, कुछ मांसपेशियां बनाने में और कुछ दिमाग के सोचने में। प्रजनन, कोशिकाएं खुद की प्रतिकृति बनाने की क्षमता रखती है, जिससे जीव अपनी संख्या बढ़ा पाते हैं। जानकारी का भंडारण, जैसा कि हमने डीएनए के बारे में जाना, कोशिका के अंदर ही हमारा डीएनए सुरक्षित रहता है, जिसमें हमारे शरीर की सभी आनुवंशिक जानकारी होती है। मुख्य रूप से कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये सबसे सरल प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इनमें एक साफ सुथरा केंद्रक, वह हिस्सा जहां डीएनए होता है, नहीं होता, और न ही डीएनए किसी झिल्ली से घिरा होता है। बैक्टीरिया, जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक सेल्स, ये अधिक विकसित कोशिकाएं होती हैं। इनमें एक अच्छी तरह से बना हुआ केंद्रक होता है, जिसमें डीएनए एक झिल्ली के अंदर सुरक्षित रहता है। इसके अलावा इनमें कई छोटे छोटे अंग होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा बनाता है। जानवर, पौधे, फंगस और प्रोटिस्ट जैसे सभी जटिल जीव यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं। संक्षेप में, कोशिकाएं ही जीवन की मूलभूत इकाई हैं। वे इतनी छोटी होने के बावजूद हमारे शरीर और इस दुनिया के हर जीवित प्राणी को बनाने और चलाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। डीएनए की खोज का श्रेय मुख्य रूप से फ्रेडरिक मिशर,
फ्रीडरिच मीशर को जाता है। उन्होंने 1859 में पहली बार एक अज्ञात पदार्थ की पहचान की जिसे उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया, जो बाद में डीएनए के रूप में जाना गया। हालांकि डीएनए की डबल हेलिक्स, दोहरी घुमावदार संरचना, जिसे आज हम डीएनए के रूप में पहचानते हैं, 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने रोसलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस के महत्वपूर्ण एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के आधार पर प्रस्तावित की थी। तो डीएनए की खोज एक टीम वर्क का नतीजा थी, जिसमें मिशर ने इसे पहली बार पहचाना और वाटसन और क्रिक ने इसकी संरचना को समझाया। सोचिए, डीएनए एक घुमावदार सीढ़ी जैसी संरचना है जिसे वैज्ञानिक डबल हेलिक्स कहते हैं। यह दो लंबी लड़ियों से बनी होती है जो एक दूसरे के चारों ओर सर्पिल आकार में लिपटी होती हैं। इसकी बनावट को समझने के लिए कल्पना करें कि यह सीढ़ी दो मुख्य भागों से मिलकर बनी है। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। सीढ़ी के दोनों तरफ जो रेलिंग होती है उसे शुगर, शर्करा और फॉस्फेट के अणु मिलकर बनाते हैं। ये शुगर और फॉस्फेट बारी बारी से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक मजबूत ढांचा तैयार करते हैं। यह एक तरह से डीएनए की रीढ़ है। बेस पेयर, क्षारक जोड़े। सीढ़ी के बीच की जो डंडियां होती हैं वे नाइट्रोजन युक्त क्षारकों, नाइट्रोजिनस बेसिस के जोड़े से बनी होती हैं। ये चार अलग अलग तरह के क्षारक होते हैं: एडेनिन, ए, गुआनिन, जी, साइटोसाइन, सी, थाइमाइन, टी। ये क्षारक हमेशा एक खास तरीके से आपस में जुड़ते हैं। एडेनिन, ए, हमेशा थाइमिन, टी के साथ जुड़ता है। गुआनिन, जी, हमेशा साइटोसिन, सी के साथ जुड़ता है। ये जोड़े हाइड्रोजन बॉन्ड नामक कमजोर बंधों से जुड़े होते हैं जो इन दोनों लड़ियों को एक साथ पकड़े रखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर इन्हें आसानी से अलग भी किया जा सकता है, जैसे डीएनए की प्रतिकृति बनने के दौरान। इस तरह डीएनए की यह डबल हेलिक्स संरचना, जिसमें शुगर फॉस्फेट की बैकबोन और बीच में क्षारक के जोड़े होते हैं, हमारे शरीर के लिए सारी आनुवंशिक जानकारी को सुरक्षित रखती है। यह जानकारी इन्हीं क्षारक के खास क्रम में छिपी होती है, जैसे एक कोड या भाषा हो जिसे हमारा शरीर समझकर काम करता है। डीएनए की उत्पत्ति कैसे हुई, यह विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है और इसे समझने के लिए वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं। हालांकि इसे लेकर कई सिद्धांत और परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस मौजूद हैं। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत आरएनए वर्ल्ड परिकल्पना है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत में डीएनए से पहले आरएनए ही मुख्य आनुवंशिक सामग्री थी। आरएनए डीएनए की तरह ही जानकारी को स्टोर कर सकता है और कुछ आरएनए अणु, जिन्हें राइबोजाइम कहते हैं, एंजाइमों की तरह रासायनिक प्रतिक्रियाओं को भी उत्प्रेरित कर सकते हैं। तो इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी पर शुरुआती जीवन ऐसा था जहां आरएनए ही सूचना भंडारण, प्रतिकृति, खुद की कॉपी बनाना और जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को अंजाम देने का काम करता था। धीरे धीरे विकास के क्रम में डीएनए आरएनए से विकसित हुआ। डीएनए आरएनए की तुलना में अधिक स्थिर और रासायनिक रूप से कम प्रतिक्रियाशील, रिएक्टिव होता है। यह स्थिरता डीएनए को आनुवंशिक जानकारी को लंबे समय तक और अधिक सुरक्षित तरीके से स्टोर करने के लिए बेहतर बनाती है। इसी वजह से जैसे जैसे जीवन जटिल होता गया, डीएनए ने आनुवंशिक सामग्री के रूप में आरएनए की जगह ले ली और आरएनए ने प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन बनाने और अन्य नियामक कार्यों में अधिक विशिष्ट भूमिकाएं निभाना शुरू कर दिया। वैज्ञानिक अभी भी इस बात का पता लगा रहे हैं कि शुरुआती पृथ्वी पर न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए और आरएनए के निर्माण खंड कैसे बने और फिर ये न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़कर आरएनए और डीएनए जैसे बड़े पॉलीमर कैसे बन पाए। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जो अरबों साल पहले हुई होगी, जब पृथ्वी की परिस्थितियां आज से बहुत अलग थीं। संक्षेप में, डीएनए की उत्पत्ति एक जटिल विकासवादी प्रक्रिया का परिणाम मानी जाती है, जहां पहले आरएनए आधारित जीवन था और फिर बेहतर स्थिरता के कारण डीएनए ने आनुवंशिक जानकारी के भंडारण के लिए प्रमुख अणु का स्थान ले लिया। जीवन का बहुमुखी अणु आरएनए, जिसका पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड है,
डीएनए के समान ही एक न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन इसकी संरचना और कार्य थोड़े अलग होते हैं। डीएनए जहां हमारी आनुवंशिक जानकारी का मुख्य भंडार है, वहीं आरएनए इस जानकारी को उपयोग करने और प्रोटीन बनाने में एक सक्रिय भूमिका निभाता है। इसे डीएनए का कार्यकर्ता अणु या संदेशवाहक कह सकते हैं। आरएनए की संरचना। डीएनए की तरह आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड नामक छोटी इकाइयों से बना होता है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। एकल लड़ी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आमतौर पर एक डबल हेलिक्स दोहरी घुमावदार संरचना होता है, जबकि आरएनए आमतौर पर एकल लड़ी वाला होता है। हालांकि आरएनए की एकल लड़ी अक्सर खुद पर मुड़कर जटिल 3D संरचनाएं बना सकती है, जो इसके विशिष्ट कार्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं। राइबोज शर्करा रिबोज शुगर। डीएनए में डीओक्सीराइबोज शर्करा होती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। इस छोटे से अंतर का आरएनए की स्थिरता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। राइबोज में एक अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु होता है, जो इसे डीएनए की तुलना में रासायनिक रूप से अधिक प्रतिक्रियाशील और कम स्थिर बनाता है। नाइट्रोजनस क्षारक नाइट्रोजीनस बेसिस। डीएनए में 4 क्षारक होते हैं: एडेनिन ए, गुआनिन जी, साइटोसिन सी और थाइमिन टी। आरएनए में भी एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन होते हैं, लेकिन थाइमिन की जगह यूरासिल यू होता है। तो आरएनए में क्षारक ए, जी, सी और यू होते हैं। यूरासिल भी एडेनिन के साथ युग्मन पेयरिंग करता है। आरएनए कोशिका में कई तरह के महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिनमें से कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। सूचना का स्थानांतरण इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। डीएनए कोशिका के केंद्रक में सुरक्षित रहता है। जब किसी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो डीएनए की एक विशिष्ट जीन की जानकारी को आरएनए में कॉपी किया जाता है। यह कॉपी किया गया आरएनए अणु मैसेंजर आरएनए एमआरएनए कहलाता है। एमआरएनए फिर केंद्रक से बाहर निकलकर कोशिका द्रव्य में राइबोसोम तक सूचना ले जाता है। प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस यह आरएनए का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। राइबोसोम, जो खुद आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, एमआरएनए पर मौजूद आनुवंशिक कोड को पढ़ते हैं। इस कोड को पढ़ने में ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए मदद करता है, जो विशेष अमीनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक को राइबोसोम तक लाता है, जहां उन्हें एमआरएनए के निर्देशों के अनुसार जोड़ा जाता है। उत्प्रेरक कार्य कैटालिटिक फंक्शंस। जैसा कि हमने आरएनए वर्ल्ड परिकल्पना में देखा, आरएनए के कुछ अणु, जिन्हें राइबोजाइम्स कहा जाता है, एंजाइम की तरह रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर सकते हैं। राइबोसोम में प्रोटीन बनाने वाली मुख्य उत्प्रेरक गतिविधि भी राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए द्वारा ही की जाती है, न कि प्रोटीन द्वारा। यह आरएनए की बहुमुखी प्रतिभा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जीन अभिव्यक्ति का नियमन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। हाल के शोधों से पता चला है कि आरएनए के कई प्रकार, जैसे कि माइक्रो आरएनए, हस्तक्षेप आरएनए, एसआईआरएनए, जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कुछ जीनों को सक्रिय या निष्क्रिय करके यह नियंत्रित करते हैं कि कौन से प्रोटीन कब और कितनी मात्रा में बनेंगे। कुछ वायरसों में आनुवंशिक सामग्री जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, जबकि डीएनए अधिकांश जीवों में आनुवंशिक सामग्री है। कुछ वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस या एचआईवी में आरएनए ही उनकी आनुवंशिक सामग्री होता है। ऐसे वायरस अपने आरएनए को मेजबान कोशिका में इंजेक्ट करते हैं और फिर उसे अपनी प्रतिकृति बनाने के लिए उपयोग करते हैं। आरएनए के मुख्य प्रकार। कोशिका में आरएनए के कई प्रकार होते हैं, लेकिन 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रकार हैं। मैसेंजर आरएनए एमआरएनए, यह डीएनए से प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक आनुवंशिक कोड को राइबोसोम तक ले जाने वाला संदेशवाहक है। ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए, यह राइबोसोम तक विशिष्ट अमीनो एसिड लाने का काम करता है, जो एमआरएनए पर मौजूद कोड के अनुसार प्रोटीन श्रृंखला में जुड़ते हैं। राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए, यह राइबोसोम, वह स्थान जहां प्रोटीन बनते हैं, का एक प्रमुख संरचनात्मक घटक है और प्रोटीन संश्लेषण की उत्प्रेरक गतिविधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संक्षेप में, आरएनए एक अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी अणु है,
जो जीवन की केंद्रीय प्रक्रियाओं में एक सेतु का काम करता है। यह डीएनए से जानकारी लेता है, उसे प्रोटीन में बदलने में मदद करता है, रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है और जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। डीएनए की स्थिरता की तुलना में आरएनए की लचीली और गतिशील प्रकृति इसे कोशिका के अंदर विभिन्न कार्यों को करने के लिए आदर्श बनाती है। हमारे शरीर की हर कोशिका के अंदर एक अद्भुत कहानी छिपी है जो बताती है कि हम कैसे बने हैं, कैसे काम करते हैं और भविष्य में क्या हो सकते हैं। इस कहानी को लिखने और सुनाने का काम दो दोस्त मिलकर करते हैं, डीएनए और आरएनए। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक किताब बिना पन्नों के और पन्ने बिना अक्षरों के। डीएनए को आप एक बहुत ही पुरानी और कीमती मास्टर किताब मान सकते हैं, जो एक सुरक्षित तिजोरी, जिसे कोशिका का केंद्र कहते हैं, में बंद रहती है। इस किताब में हमारे शरीर को बनाने और चलाने के सारे नुस्खे, सारे ब्लूप्रिंट लिखे हुए हैं। हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारे दिल को कैसे धड़कना है या हमें खाने को कैसे पचाना है। यह किताब इतनी खास है कि इसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जाता ताकि यह खराब न हो और इसकी जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी सही सलामत बनी रहे। इसकी बनावट ऐसी है जैसे एक घुमावदार सीढ़ी जो इसे बहुत मजबूत बनाती है। अब बात करते हैं आरएनए की। आरएनए इस मास्टर किताब की जानकारी को बाहर लाने वाला एक संदेशवाहक और कार्यकर्ता है। जब शरीर को किसी खास काम के लिए, जैसे कोई नया प्रोटीन बनाने के लिए जानकारी की जरूरत होती है, तो आरएनए उस मास्टर किताब के सिर्फ उस खास पन्ने की एक अस्थायी कॉपी बनाता है। यह कॉपी, जिसे हम मैसेंजर आरएनए एमआरएनए कहते हैं, केंद्र की तिजोरी से बाहर निकलकर कोशिका के कारखाने, जिसे राइबोसोम कहते हैं, तक जाती है। राइबोसोम पर यह एमआरएनए कॉपी पढ़ी जाती है। अब यहाँ आरएनए के कुछ और प्रकार, जैसे ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, मिलकर काम करते हैं। वे इस जानकारी को अनुवाद करते हैं और छोटे छोटे अक्षरों, जिन्हें अमीनो एसिड कहते हैं, को जोड़कर लंबी लंबी पंक्तियां, जिन्हें प्रोटीन कहते हैं, बनाते हैं। यही प्रोटीन हमारे शरीर में सारे काम करते हैं। हमारी मांसपेशियों को हिलाते हैं, हमारे खाने को पचाते हैं, बीमारियों से लड़ते हैं और यहां तक कि हमें सोचने में भी मदद करते हैं। तो सीधा सा रिश्ता ये है, डीएनए जानकारी का मुख्य खजाना है और आरएनए उस खजाने से जानकारी निकालकर उसे असल काम में बदलने वाला साधन है। डीएनए जानकारी को सुरक्षित रखता है, जबकि आरएनए उस जानकारी को पढ़कर शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन बनाता है। ये दोनों मिलकर ही जीवन की इस अद्भुत कहानी को हर पल लिखते और दोहराते रहते हैं, ताकि हर जीवित कोशिका कुशलता से काम कर सके और जीवन चलता रहे।